अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, राइज़ अप वर्चुअल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से खुशामदीद। जूनियर साइंस टीचर की प्रिपरेशन चल रही है और इस सिलसिले में हम पेडागॉजी का जो पूरा कंप्लीट सेक्शन है अपना वो कवर कर चुके हुए हैं। तो आज मैंने सोचा कि चले मिल के हम कुछ एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हैं ताकि हमने जितना पढ़ा है वो हमारी लर्निंग किस हद तक हुई है उसको असेस किया जा सके। तो टॉपिक वाइज़ हैं। सबसे पहले हमारा जो 2 टॉपिक्स है वर्क स्टाइल्स और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो कि कॉग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल डिफरेंसेस थे, तो उनके एमसीक्यूज़ ये हैं। अकॉर्डिंग टू वर्क मॉडल में जो बच्चा प्रेफ़र करता है, क्योंकि ये मॉडल है ही प्रेफ़रेंसेस पे, फ्लो चार्ट्स और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को, तो वो कौन से किस्म का लर्नर है इनमें से, ठीक है? ये सुनने-सुनाने से काम चलाता है, ये टेक्स्ट बेस्ड जो चीज़ें हैं, लिखना पढ़ना, ये जो देख के फ्लो चार्ट्स वगैरह सिंबल्स, तो ये हमारा सही जवाब है। और काइनेस्थेटिक तो आपको मालूम ही है कि काइनेस्थेटिक मतलब बॉडीली मतलब फिजिकल, which term is often used by modern researchers to describe the strict belief in the learning style। मतलब यह है कि मॉडर्न रिसर्चर्स ये कहते हैं कि आपका लर्निंग स्टाइल्स में, ये जो लर्निंग स्टाइल्स हैं इसमें जो है आपके जो स्ट्रिक्ट बिलीव हैं, ये बेसिकली एक न्यूरोमिथ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं अपना मेटाकॉग्निशन की तरफ। अब मेटाकॉग्निशन का कॉन्सेप्ट भी आका है उसी लर्निंग स्टाइल वाले मॉडल में था। अब आपको मैं अगर बताऊं तो मेटाकॉग्निशन होता क्या है। मेटाकॉग्निशन हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इट्स कि आप अपने थिंकिंग पैटर्न्स के बारे में या अपने लर्निंग के बारे में किस तरह से सोचते हैं उसको कहते हैं। यहाँ पर ये हमारा जो ऑप्शन है बी वो सही रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट है व्हेन अ टीचर प्रोवाइड्स अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अ टास्क। आसान टास्क दे रहा है किसको? एक स्लो लर्नर को। दे आर एड्रेसिंग। हमने पढ़ा था कि स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर्स जो हैं आपके कॉग्निटिव डिफरेंसेस में आते हैं। तो ये हमारा सही जवाब है। दोनों हो गए भाई। नेक्स्ट, द मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये यूडीएल के पिलर्स हैं, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग के। ठीक है, ये आपको डिफरेंसेस में पढ़ाया था मैंने, मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, यहाँ देखें यूडीएल यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, इसके 3 पिलर्स हैं, एमएमई, एमएमआर और एमएमए। आपका जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? वाट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा वाट। नेक्स्ट चलते हैं हमारा लेसन प्लानिंग एंड एसएलओस की तरफ। हमने पढ़ा था कि हमारा एसएलओ स्मार्ट होना चाहिए, एक एब्रीवेशन है ये। और इसमें एस क्या है? अगर आप लोग समझ रहे हैं कि ये स्टूडेंट सेंटर्ड है तो ये गलत है। हमने पढ़ा था स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब आपका जो एसएलओ है वो टू दी पॉइंट होना चाहिए। कहाँ गया एसएलओ स्मार्ट? ये देखें, ये स्पेसिफिक है आपका, सही है। और अगर आप स्टूडेंट सेंटर्ड समझ रहे हैं तो वो स्पेस जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें जो फर्स्ट एस है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। अच्छा, द 5E इंस्ट्रक्शन मॉडल व्हिच फेज इन्वॉल्व्स द टीचर एड्रेसिंग मिसकंसेप्शंस एंड इंट्रोड्यूसिंग फॉर्मल टर्म्स। यहाँ पर टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। 5E मॉडल अगर मैं आपको दिखाऊं तो 5E मॉडल है हमारा, ओके वेयर इज 5D मॉडल, इसमें नहीं है तो मैं आपको 5E मॉडल यहाँ से दिखा देता हूँ। Here it is lesson planning and SLOs। ये हमारा where is 5E मॉडल, बेटा सा गाइस, ये स्मार्ट वाला आ गया और ये 5E मॉडल आ गया। अब देखें यहाँ पर आपके 5 स्टेजेस हैं। यहाँ पर बच्चे प्रायर नॉलेज जो हैं वो बता रहे हैं अपनी या कनेक्ट कर रहे हैं, और जो नई चीज़ है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, इंगेज कर रहे हैं। एक्सप्लोर में बच्चे जो हैं एक्टिविटीज़ के थ्रू सीखते हैं। एक्सप्लेन में टीचर एक्सप्लेन करता है कॉन्सेप्ट को। तो अब समझ लें कि हमारा जो एमसीक्यूज़ है जिसमें टीचर आपको कंसेप्शंस दे रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है तो वो क्या होगा? एक्सप्लेन। ठीक है। इन अ KWL चार्ट द W रिप्रेजेंट्स, हमने आपको बताया KWL एब्रीवेशन है। K इज फॉर नो, W इज फॉर व्हाट आई वांट टू नो और L इज फॉर व्हाट आई लर्नड।
मैं आपको दिखा भी देता हूँ, अगर मुझ पे आप यकीन ना करें तो ये देख लें। नो, व्हाट आई वांट टू नो और एल फॉर लर्न। तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ये आएगा हमारा सही जवाब। सेट इंडक्शन इज अ टेक्निकल टर्म फॉर, ये टेक्निकल टर्म है किस चीज़ के लिए? ये लेसन प्लानिंग का पहला पहला उसूल है। इसका मतलब होता है इंडक्ट करना, टू इंट्रोड्यूस समथिंग। तो देखें यहाँ पर हमारा इंट्रोड्यूस वाला ऑप्शन ये है तीसरा, द इंट्रोडक्शन हुक ऑफ अ लेसन। 10 नंबर है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स आर प्राइमरली फोकस्ड ऑन, ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं हमारे सर लोग? व्हाट द टीचर डज ड्यूरिंग द लेसन, the behavior of the students in the hallway, what the student should be able to do after the lesson, और the number of pages covered in the textbook। एसएलओ हमारा किस चीज़ पे फोकस करता है? क्या बच्चे क्या क्लास के दौरान टीचर क्या करेगा, या बच्चे का रवैया कैसा होगा, या फिर आपकी जो बुक है वो कवर होगी, या बच्चा इस सबक के बाद क्या करने के काबिल होगा। तो एसएलओ का हमारा आपको पता है, एक हमारी स्टेटमेंट है एसएलओ कि बच्चा क्या करने के काबिल होगा इस लेसन के बाद। तो हमारा जो आंसर सी है वो इसमें सही है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हमारा, हम जल्दी जल्दी लेके चल रहे हैं। अब लाजमी नहीं कि यही एमसीक्यूज आएंगे, लेकिन आपको इससे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। हम और भी एमसीक्यूज आपके लिए ले आएंगे। अच्छा, टीचिंग स्किल्स एंड मेथोडोलॉजीज, स्किल और मेथोडोलॉजी दोनों को कंबाइन कर दिया हमने एक में। Which teaching skill involves changing voice modulation, gestures, movements to maintain attention। मैंने आपको बताया था कि कौन सा जो है आपका इनमें से मेथड है या स्किल है जिसमें टीचर का जो है वो पोस्चर चेंज होता है, जेस्चर या बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, आपका आई मूवमेंट चेंज होती है। तो वो मैंने आपको बताया था कि वो है स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन, अगर टीचिंग स्किल्स हमें यहाँ नजर, ये रहा स्टिमुलस वेरिएशन। ये देखें, चेंजिंग योर वॉइस, मूविंग अराउंड द रूम और यूजिंग पॉजेस टू मेंटेन स्टूडेंट अटेंशन। तो ये हमारा जो आंसर होगा इसका ये होगा स्टिमुलस वेरिएशन। वेरिएशन का यही मतलब होता है बदलाव। एक्सप्लेनिंग लिंक्स, एग्जाम्पल देयरफॉर बिकॉज आर एसेंशियल फॉर व्हिच स्किल। आपने जो लिंक्स एक्सप्लेन करनी है वो कहाँ पर करनी है आप, इनमें से कौन सी स्किल के लिए ये चीज़ ज़रूरी है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग के लिए? नो, ब्लैक बोर्ड राइटिंग पे हम एक्सप्लेन नहीं करते, हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं किसी चीज़ को, तो एक्सप्लेनेशन आपकी जो है उसी में एक्सप्लेन करेंगे ना आप। और क्वेश्चनिंग में तो आपको पता है WH वर्ड्स होते हैं। Which method is most effective for proving a scientific fact through physical evidence in front of a class? अब आप साइंटिफिक फैक्ट को साबित करें फिजिकल एविडेंस के साथ क्लास में, उसके लिए कौन सा मेथड यहाँ पर सही रहेगा? लेक्चर मेथड है जिसमें टीचर सिर्फ लेक्चर दे रहा है। ब्रेन और स्टॉर्मिंग में टीचर आइडियाज को वेलकम कर रहा है, बच्चों में आइडियाज जनरेशन की स्किल आ रही है। तो अगेन ये भी सही नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेशन का यही मतलब होता है कि किसी चीज़ को करके दिखाना, किसी चीज़ का डेमो देना। तो हमारा जो ये कह रहा है कि आपका किसी साइंस फैक्ट को फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू क्लास के सामने एक्सप्लेन करना, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेशन। ओके, इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, मैंने आपको यहाँ बता दिया ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है। अब उसमें यह है कि आइडियाज तो हैं, तो हम उस पर फोकस किस पे करते हैं? क्वालिटी ऑफ आइडियाज पे, क्वांटिटी पे, ग्रामर पे, या इंडिविजुअल साइलेंस पे? एक चीज तो क्लियर कि ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अबाउट आइडियाज, तो इन दोनों में से कोई है। तो यहाँ पर हम क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, हमारा फोकस होता है क्वांटिटी पे हमेशा, क्योंकि जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी बच्चों में उतना आइडियाज जनरेट करने का हौसला भी आता है, इंकरेजमेंट मिलती है, और इवेंचुअली हम उन आइडियाज को सॉर्ट आउट करने के बाद उसमें से क्वालिटी भी निकाल ही लेते हैं। तो क्वांटिटी दैट मैटर्स इन ब्रेनस्टॉर्मिंग। When two or more teachers share the responsibility for planning delivering a lesson is, अब यहाँ पर कह रहा है कि आपके दो या दो से ज्यादा टीचर्स जो हैं अगर मिलजुल के कोई लेसन डिलीवर करते हैं तो क्या वो ग्रुप डिस्कशन कहलाती है? क्या वो केस स्टडी कहलाती है? क्या वो टीम टीचिंग कहलाती है? क्या वो पीयर ट्यूटरिंग कहलाती है? देखें, ये तो आपको पहले पता है कि ये स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। ये दो हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि टीम टीचिंग या पीयर ट्यूटरिंग।
टीम टीचिंग आपका सही जवाब है। और पीयर ट्यूटरिंग का ये मतलब होता है कि जो स्टूडेंट होता है वो मिलके अपने दूसरे स्टूडेंट को ट्यूटर कर रहा होता है। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब है। आईसीटी की इंटीग्रेशन पे चलते हैं। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड क्लासरूम टूल्स या इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन टीचिंग। तो हमने पढ़ा है, हमें पता है आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, प्राइमरी बेनिफिट क्या है सिमुलेशंस का यूज करने का साइंस की क्लास में? ठीक है, क्या वो टीचर की नीड को रिप्लेस कर देता है? क्या आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको विजिबल बना देता है? क्या ये बच्चों की जो पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है उसको कम कर देता है? या ये चीपर है, सस्ता तरीका है सिमुलेट करना किसी चीज़ को, इसलिए यूज़ किया जा सकता है? तो यहाँ पर है ये चीज़, सिमुलेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं, आपके जो माइक्रोस्कोप या छोटे-छोटे से बिल्कुल कॉन्सेप्ट्स हैं जो अमूमन शायद आप इग्नोर कर दें, तो उनको हम विज़िबल कर देते हैं, उनको सामने ले आते हैं, जिससे आपकी जो लर्निंग है उसको चार चाँद लग जाते हैं। A digital library is an example of ICT providing। अब इनमें से जो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? इंटरैक्टिव क्विज़ेस, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, क्लासरूम डिसिप्लिन या फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये तो मेरे ख्याल अब तक का सबसे आसान एमसीक्यूज है। लाइब्रेरी से आप इंफॉर्मेशन एक्सेस करते हैं। अगेन हम इसको एक्सप्लेन ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम इस पे ऑलरेडी 10 से 12 वीडियोस बना चुके हैं। अगर इसमें भी एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, तो हम यहाँ पर सिर्फ सॉर्टिंग कर रहे हैं और कहीं पर अगर ज़रूरत है तो मैं उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ। Which tool is best for delivering a visual presentation with embedded animations? अब आपको पता होना चाहिए कि आपने भी पीपीटीज देखी होंगी। टीचर्स आपको क्लासेस में जो पीपीटी स्लाइड्स जिसे कहते हैं हम वो दिखा रहे होते हैं, तो वो किस चीज़ पे बनी होती हैं? तो ये एमएस वर्ड पे बनती हैं। जिस एमएस वर्ड पे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ, दैट इज एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल और व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को तो निकाल ही दें। अब ये चीज़ है, देखें पीपीटी इसका शॉर्ट फॉर्म है पावर पॉइंट का, पीपीटी। तो अगर आपको याद है कि स्लाइड्स को पीपीटी भी कहा जा सकता है, तो आप समझ जाएंगे कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन जिसमें एनिमेशंस भी होती हैं वो पावर पॉइंट टूल है एमएस ऑफिस का। ठीक है, एमएस वर्ड टेक्स्ट बेस्ड है मेनली, ये एनिमेशन बेस्ड है। और यहाँ पर आपके जो कैलकुलेशंस होती हैं, आपके फार्मूलाज पुट किए जाते हैं, ये वो चीज़ है, ये वो बला है। अच्छा, इन एन आईसीटी इनेबल्ड क्लासरूम, एक क्लासरूम है जो आईसीटी इनेबल्ड है, जिसमें आईसीटी का सिस्टम बना हुआ है सारा का सारा। टीचर का रोल किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? क्या वो सोर्स ऑफ नॉलेज है? क्या वो फैसिलिटेटर है? क्या वो साइलेंट ऑब्जर्वर है? क्या वो डिसिप्लिनेरियन है? तो देखें, सोर्स ऑफ नॉलेज तो वो हमेशा रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेनली जो शिफ्ट आता है वो फैसिलिटेटर का आता है। क्यों? अब आपने बच्चों को इंगेज कर दिया आईसीटी रिलेटेड चीज़ों से। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स आ गए हैं जहाँ पर बच्चे अब लर्निंग अपनी उसके थ्रू प्रोग्रेस कर रहे हैं। वहाँ टीचर क्या करेगा? फैसिलिटेट करेगा, गाइड करेगा। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट, हम आज भी हमारी असेसमेंट चल रही है। असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, ये चीज़ याद रखें। ड्यूरिंग का हमने पढ़ा था, मैं अगर आपको थोड़ा सा याद दिला दूं अगर नहीं याद, कि बिफोर, ड्यूरिंग और आखिर में कौन कौन सी होती हैं, ये रही। ये हो गई डायग्नोस्टिक स्टार्ट में, फॉर्मेटिव हो गई प्रोसेस के दौरान, और सबमेटिव हो गई जब आपने सम अप करना है। तो हमारा सही जवाब यहाँ पर, क्योंकि ड्यूरिंग का पूछा है, तो हम देंगे जवाब फॉर्मेटिव। ठीक है। एन एनुअल बोर्ड एग्जाम, एनुअल एग्जाम कब होता है? जब सेमेस्टर या आपका साल खत्म होता है, तो वो सम अप करते हैं चीज़ों को, तो ऑब्वियसली ये होने वाली है समेटिव। और इवैल्यूएशन भी है, देखें फॉर्मेटिव के साथ असेसमेंट लिखा है और समेटिव के साथ इवैल्यूएशन लिखा है, तो आपको यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा कि असेसमेंट ऑनगोइंग होती है, इवैल्यूएशन फाइनल जजमेंट्स होती हैं।
23rd, comparing students current performance against their own previous performance is called। यहाँ पर बच्चा जो है उसकी परफॉर्मेंस अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर की जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था इप्सेटिव में। इप्सेटिव में हमने पढ़ा था, अगर मैं आपको दिखा सकूं जल्दी से, टाइप्स कहाँ गई इसकी, ये कंपेयरिंग स्टूडेंट्स स्कोर टू देयर ऑन प्रीवियस स्कोर। ठीक है, तो ये आपकी है इप्सेटिव। और ये क्या है, ये किसी स्टूडेंट के अगेंस्ट है, ये किसी क्राइटेरिया के अगेंस्ट है, और ये स्टैंडर्डाइज असेसमेंट तो आपकी फॉर्मल या समेटिव कोई भी हो सकता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक? डायग्नोस्टिक का मेन पर्पस क्या है? टू असाइन फाइनल ग्रेड्स, आइडेंटिफाई प्रायर नॉलेज, रिपोर्ट टू पेरेंट्स और टू रैंक स्टूडेंट इन द क्लास। तो हमने पढ़ा था कि डायग्नोस्टिक जो है आपकी वो स्टार्ट में होती है, जहाँ पर आपकी प्रायर जो नॉलेज होती है उसको देखा जाता है, और समटाइम्स उसमें आपके मिसकंसेप्शंस भी होते हैं, उसको भी आइडेंटिफाई कर लिया जाता है डायग्नोस्टिक असेसमेंट के। एग्जिट टिकट्स आर अ कॉमन टूल फॉर, आपका जो एग्जिट टिकट है वो कॉमन टूल है किस चीज़ के लिए, कौन सी असेसमेंट के लिए? तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने पढ़ा था ये थम्स अप थम्स डाउन, एक मिनट, आपकी असेसमेंट की उसमें मैंने आपको दिखाए थे एग्जिट टिकट्स। ये देखें एग्जिट टिकट्स, ये किस में है? फॉर्मेटिव में। एग्जैक्ट एग्जिट टिकट्स क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने क्लास ली, अब क्लास जब ख़त्म हो रही है तो हम एग्जिट टिकट लगा देते हैं। किस तरह के? भाई अगर जो बच्चा मुझे ये चीज़ बताएगा, इसका जवाब देगा, वो निकलता जाएगा क्लास से। तो ये एक एक्टिविटी होती है एग्जिट टिकट की। ठीक है, ये होती है आपकी फॉर्मेटिव, क्योंकि आपके ड्यूरिंग टीचर लर्निंग प्रोसेस में चल रही है, तो ये फॉर्मेटिव हुई। क्लासरूम मैनेजमेंट, कुछ क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंट्रोल एंड लो वार्मथ। मतलब ये कि कंट्रोल तो बहुत हाई है, बहुत सख्त है, लेकिन लो वार्मथ है, मतलब वो एहसास, वो जज्बात नहीं है, वो चीज़ नहीं है कि जहाँ पर बच्चों को एक अच्छा माहौल मिल सके। तो इसमें अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, परमिसिव है या इंडल्जेंट है। तो इसमें मैंने आपको यहाँ पर बताए थे अथॉरिटेटिव स्टाइल, अथॉरिटेरियन, ये रहे। अथॉरिटेरियन है जहाँ पर हाई कंट्रोल है, लो वार्म्थ है, मतलब बहुत सख्त रवैया है। तो इसका जवाब क्या हुआ? अथॉरिटेरियन। दूसरे भी देख लेते हैं कि जहाँ पर लो कंट्रोल होगा और हाई वार्म्थ होगी, वो आपका परमिसिव है। और सबसे बेस्ट है ये वाला, जहाँ पर आपका दोनों चीज़ें बैलेंस्ड रहती हैं। तो हमारा क्या जवाब है इस वाले का? अथॉरिटेरियन, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स हैं उसके। 7, द बेस्ट क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल फॉर स्टूडेंट ग्रोथ इज। अब बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन मैनेजमेंट स्टाइल क्या है? हमने अभी अभी पढ़ा कि अथॉरिटेटिव सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें बैलेंस्ड अप्रोच है। इन द स्पेस मॉडल, व्हाट डज ए स्टैंड्स फॉर? हमने स्पेस मॉडल में देखा, पहला एस है, फिर पी से पर्सपेक्टिव है, फिर ए से क्या है? क्या अचीवमेंट है, या एटमॉस्फेयर अरेंजमेंट है, या असेसमेंट? देखिए हम क्लासरूम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें अचीवमेंट तो साइड पे हो गई, अरेंजमेंट या एटमॉस्फेयर में से कोई चीज़ हो सकती है। तो हमने स्पेस मॉडल पढ़ा था, उसमें ये एटमॉस्फेयर है कि क्लास का माहौल किस तरह से होना चाहिए, साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अच्छा, रिस्टोरेटिव फीडबैक फोकस इज ऑन। ठीक है, आपका जो रिस्टोरेटिव फीडबैक है वो किस चीज़ पे फोकस करता है? पनिशिंग द स्टूडेंट इमीडिएटली, रिपेयरिंग हार्म एंड री टीचिंग रूल्स, इग्नोरिंग द बैड बिहेवियर, या पब्लिकली शेमिंग द स्टूडेंट। तो रिस्टोर करना किसी चीज़ को, आपने देखा होगा रिस्टोरेशन वीडियोस भी होती हैं, किसी चीज़ को बेहतर बनाना, कोई चीज़ में अगर कुछ बेहतरी की गुंजाइश है तो उसको तब्दील करके बेहतर करना, तो वो यहाँ पर है रिपेयरिंग हार्म। आप हार्म्स को दूर कर रहे हैं और अपने जो रूल्स हैं उसको दोबारा से रीटीच कर रहे हैं। अच्छा, एकेडमिक लर्निंग टाइम, ALT रिफर्स। एकेडमिक लर्निंग टाइम क्या होता है? टोटल टाइम जो बच्चे स्कूल की बिल्डिंग में गुजारते हैं, क्या वो प्लेग्राउंड में गुजारे हुए टाइम को कहेंगे? टाइम जो बच्चे एक्टिवली और सक्सेसफुली लर्निंग में एंगेज थे, उस टाइम को काउंट करके बोलेंगे, या टाइम टेकन बाय टीचर टू मार्क अटेंडेंस। तो ये लर्निंग टाइम है,
आप समझ जाएं इससे कि जो लर्निंग में टाइम लगा है, लाजमी नहीं है कि स्कूल में अगर बच्चा 6 घंटे है तो उसने 6 घंटे ही पढ़ा है, उसमें से उसने 2 या 4 घंटे एक्टिवली लर्न किया होगा, तो वो ही ALT कहलाता है। स्टीम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्ट्रीम में आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? रोबोटिक्स को, रीडिंग राइटिंग को, रिसर्च को या रिफ्लेक्शन को। जल्दी जल्दी लेके चलें तो ये रीडिंग और राइटिंग है। हु कॉइन्ड द टर्म स्टेम? अब स्टेम का टर्म किसने कॉइन किया था? तो मैंने आपको ये चीज़ यहाँ पर बता दी हुई थी, हमारे जुडित साहब थे, इसमें नहीं है तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। वेयर इज स्टीम? हियर इट इज। ये इसकी एवेल्यूशन है। अच्छा, ये एवोल्यूशन है। सबसे पहले ये कॉइन किया था जूडिथ अरामाले ने। ठीक है, तो हमारा जो अभी जवाब है वो है ये। अच्छा, 4 C's ऑफ 21st सेंचुरी स्किल्स है। 4 C's कौन से हैं? तो ये मैंने आपको बताया भी है, स्किल्स हैं। अब यहाँ पर केमिस्ट्री वगैरह ये तो स्किल नहीं है। कंट्रोल, कंप्लायंस, कमांड, कॉपिंग, ये काइंड ऑफ स्किल है, लेकिन ये हमारा सही जवाब नहीं है। क्लासरूम, कम्युनिटी, कल्चर, ये भी स्किल्स नहीं है। ये जो है ना स्किल सेट, ये 21st सेंचुरी स्किल कहलाते हैं। अच्छा, इन द PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग टीचर डिस्क्राइब करता है। टीचर का मतलब रोल डिस्क्राइब किया गया है। क्या वो स्टेज ऑन द स्टेज है, क्या वो गाइड ऑन द स्टेज है, क्या वो किंग ऑफ द क्लास है या साइलेंट पार्टनर है? तो ये चीज हमने पढ़ी थी कि पहले तो टीचर हुआ करते थे सेज ऑफ द स्टेज, लेकिन अब है गाइड ऑन द स्टेज, जो बच्चों को गाइड कर रहे हैं, बच्चों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और बच्चे वो चीजें खुद से सीख रहे हैं प्रोजेक्ट्स के थ्रू। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग? किसी भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में सबसे पहले क्या होता है? तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की साइकिल में अगर आपको दिखाऊं तो ये साइकिल है आपकी, ठीक है ना। साइकिल में आपकी मुख्तलिफ चीजें आती हैं। अब उसमें आपने क्या करना है? सबसे पहले कोई सवाल ढूंढना होता है, फिर उसके ऊपर इंक्वायरी करनी होती है, फिर उसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप करना होता है, फिर फीडबैक होता है और आखिर में असेसमेंट या एवेलुएशन के बाद अब बंदा क्या करता है? दोबारा से उसको बेहतर बनाता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है क्वेश्चन ढूंढना, प्रॉब्लम ढूंढना। ये हमारा पहला पहला स्टेप है। अब जनरल ये है, एज टीचर हु रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर लेसन आफ्टर क्लासेस। कौन सी प्रैक्टिस है ये? जब टीचर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। रिफ्लेक्ट प्रैक्टिस क्या बना? रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। Which method focuses on analyzing real life scenarios for finding solutions? रियल लाइफ सिनेरियोज को उठा के आपने सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करनी है। तो क्या होता है? क्या वो लेक्चर है, क्या वो स्टोरी टेलिंग, क्या वो केस स्टडी, क्या वो डेमोन्स्ट्रेशन है? यहाँ पर तो साइंस आ जाती है, यहाँ पर कहानी आ जाती है जो सच भी हो सकती हैं, झूठ भी हो सकती हैं। ये लेक्चर जहाँ टीचर बैठ के तफसील बता रहा है, बच्चे बस सुन रहे हैं। तो केस स्टडी मेथड ऐसा होता है कि जहाँ रियल लाइफ सिनेरियोज उठाते हैं आप, आपके सामने सिनेरियो आ गया है कि इस चीज़ का हल निकालना है या इस चीज़ की स्ट्रेटेजी बनानी है, अब इसके ऊपर अपनी आप लर्निंग शेयर करें। 5E मॉडल फ्रेज फेज वेयर स्टूडेंट्स अप्लाई व्हाट दे लर्नड। अब इनमें से 4 लिखे हुए, ठीक है। तो एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट या एंगेज। एंगेज इसका पहला स्टेप है। यहाँ तो प्रायर नॉलेज बंदे की देखी जाती है, ठीक है। एक्सप्लोर में बच्चे क्या करते हैं? एक्टिविटीज करते हैं। एक्सप्लेन में टीचर अच्छे तरीके से उस चीज़ को समझा देता है। और एलाबोरेट वो चीज़ है जहाँ पर बच्चे अप्लाई करते हैं जो उन्होंने सीखा। लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल इसलिए एम्फेसाइज किया जाता है किस चीज़ों में? क्या वो ट्रेडिशनल लेक्चर्स में होता है? क्या वो साइंस प्रोजेक्ट्स में होता है? क्या वो ICT की इंटीग्रेशन में होता है? क्या वो स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग में होता है? तो देखें इसमें ये जो है ना, ये स्टेम प्रोजेक्ट्स जो हैं, ये इसमें लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल हमने एम्फेसाइज करना होता है। वैसे तो यहाँ पर ICT में भी कर सकते हैं, लेक्चर में तो कोई खर्चा है नहीं, टेस्टिंग में भी कोई ख़ास खर्चा है नहीं, वो तो चलता रहता है। लेकिन स्टेम प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आप सारी चीज़ें मतलब 5 सब्जेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो उसमें आपने खर्चा बचाना है। लो कॉस्ट मतलब बिल्कुल कम कीमत चीज़ें, नो कॉस्ट मतलब जो चीज़ें कबाड़ में इधर उधर पड़ी होती हैं, किसी काम की नहीं होती, उनको यूटिलाइज करें आप अपने मटेरियल बनाने में।
जैसे आपके पास घरों में कार्डबोर्ड्स होते हैं, गत्ते होते हैं, सबसे ज़्यादा यही चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनल है प्राइमरी गोल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट इज़ टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट फॉर, किसके लिए एनवायरनमेंट बनाएँगे, किस चीज़ के लिए? क्लासरूम का माहौल जो है बनाने का हमारा प्राइमरी गोल क्या है? क्या साइलेंस के लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए, टीचर की कंफर्ट के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव कंप्लायंस के लिए कि भाई ऊपर से एचएम का डंडा आया हुआ है कि भाई क्लास में खामोशी चाहिए। आपने क्लास में जो है ना मैनेजमेंट चलानी है, सिर्फ खामोशी चाहिए। टीचर को कंफर्ट चाहिए, कभी-कभी चाहिए भी होती है यार, थक जाते हैं। लेकिन हमारा मेन पर्पस ये होता है इफेक्टिव लर्निंग। ये नीचे आंसर कीज़ है और उम्मीद है कि ये पेडागोजी पे शायद आखिरी वीडियो होने जा रही है। फ्यूचर में अगर टाइम बचा तो ज़रूर बनाएँगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे यहाँ पेडागोजी के बाद बायो होगा या जीके होगा या फिज़िक्स, केमिस्ट्री कुछ भी हम लेंगे और उस पे कल से इंशाल्लाह हमारी वीडियोज़ आना शुरू हो जाएँगी। हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।